हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आप सभी का अपना प्यारा दोस्त रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में चुन चुन कर लाया हूं, चुन चुन कर टॉप 35 क्वेश्चन, सब्जेक्ट 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस। सेकंड बुक रहेगा जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, है ना। संविधान वाली जो बुक है, फर्स्ट बुक है हमारी, उसके टॉप 35 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। आज हमारी बारी है सेकंड बुक के जो टॉप 35 क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके फाइनल एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आप एग्जाम दे के आओगे, देखोगे कि इसी में से क्वेश्चन सारे आए हैं भाई, जो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है जी। तो लाइव सेशन में कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि सारे बच्चों से भाई रिक्वेस्ट है कि एक बार इस लाइव सेशन को यार शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है जी। और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं बच्चे, भाई अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा देना, ताकि आपके दोस्तों का एग्जाम भी, फाइनल एग्जाम जो है पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास का, एकदम धांसू एकदम जबरदस्त जाए। और जितने भी बच्चे अभी जुड़ गए हैं भाई, एक बार लाइक जरूर कर देना, लाइक ठोक देना सारे बच्चे भाई, ठीक है, इस लाइव सेशन को। और फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे एक बार फायर वाली इमोजी के साथ यस लिखेंगे कि भैया यस भैया, अब फटाफट हमने शेयर कर दिया है, आपके सेशन को लाइक कर दिया है, अब आगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दो। एक बार सारे बच्चे फायर वाली इमोजी के साथ यस लिखेंगे मेरे को चैट बॉक्स में। चलिए जी, फटाफट कर दो ये काम, फटाफट कर दो ये काम। ओके ओके, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे भाई फायर वाली इमोजी के साथ यस लिखेंगे, यस भैया, लाइक शेयर कर दिया है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दो। चलिए ठीक है, आ जाओ जी। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे सेकंड बुक है जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत वाली जो हमारी बुक है, उसमें से टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं, है ना। 8 चैप्टर से हम क्वेश्चंस ऐड कर मतलब 8 चैप्टर के 8 चैप्टर जो भी है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिया हो बच्चे, है ना। अगर आप पहले चैप्टर को देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, है ना, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये इसका वेटेज कितना रहेगा भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा, टोटल 4 नंबर का वेटेज रहेगा, है ना। ये हमने वैसे फर्स्ट वीडियो में भी ये बात हमने कर ली थी। इसके अलावा आप स्वतंत्रता और समानता, है ना, फ्रीडम और इक्वालिटी, ये दो अगर चैप्टर को मिलाएंगे तो दोनों चैप्टर को मिला के टोटल 12 नंबर का वेटेज रहेगा, 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से आपको एक आध लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों में से एक चैप्टर से एक आध लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 की बात करें, जो हमारे सामाजिक न्याय वाला चैप्टर है, सोशल जस्टिस वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 6 नंबर का वेटेज रहेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम राइट्स जो है, अधिकार वाले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 5 राइट्स, है ना, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बच्चे, ठीक है जी। ये समझ गए। सिटीजनशिप की बात कर लो, चैप्टर नंबर हमारा 6 जो है, नागरिकता वाला चैप्टर, इसमें, और इसके अलावा नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, है ना। इन दो, छठे और सातवें चैप्टर को मिला के जो वेटेज रहेगा, ये टोटल 8 नंबर का वेटेज रहेगा बच्चे, ठीक है। 4-4 नंबर बांट लो, आप ऐसे कर सकते हो। और लास्ट जो रहेगा आपका धर्मनिरपेक्षता, है ना, चैप्टर नंबर 8, इसका 6 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो इस तरीके से 40 नंबर का क्वेश्चन आपको इस बुक में से भी टोटल 40 नंबर का, है ना, 40 नंबर का बुक 1 से और 40 नंबर का बुक 2 से, यानी कि 80 नंबर का आपका थ्योरी रहेगा, जो कि आपको पेपर लिखना है, और बाकी 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलने वाले हैं। ये सारी बातें आपको पहले से मालूम है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलो, अब आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया भाई, शेयर कर देना इस लाइव सेशन को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दो इस लाइव सेशन को, ताकि उनको भी फायदा हो सके इस लाइव सेशन से। आओ देखो, 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 पहले क्वेश्चन की बात करें बच्चे। पहला क्वेश्चन है राजनीति क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस है। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, है ना। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और राजनीति की परिभाषा आपको इसमें देनी है, तो सिंपल परिभाषा दे दो। 2 नंबर का आ रहा है तो 2 पॉइंट में परिभाषा दे दो, या 2 लाइन में परिभाषा दे दो, 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो, बहुत सारे विद्वानों का क्या कहना है, राजनीति, राज प्लस नीति, तो टुकड़ों में बांट के परिभाषा दे दो, है ना। राज प्लस नीति, यानी कि राज करने की जो नीति है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं।
सिंपल परिभाषा ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या परिभाषा दे रखी है, देखो राजनीति जो है शासन करने की कला है। राजनीति क्या है बच्चे? शासन करने की कला है। राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देता है ना। राजनीति से हमें पता चलता है कि सरकार का क्रियाकलाप क्या है, वो किस तरीके से क्रियाकलाप को करने लग रही है, इसकी सीख हमें राजनीति से मिलती है। तो ये भी परिभाषा दे सकते हो, है ना। कुछ और पॉइंट भी लिखा हुआ है बच्चे, देखो आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है ना। निजी स्वार्थ आजकल क्या हो गया है, राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ से जुड़ गया है। मतलब कि आजकल जो नेता लोग हैं सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए राजनीति करने लग रहे हैं, चुनाव जीतते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं, तो इससे भी राजनीति का संबंध लगाते हैं, है ना। जन कल्याण से इसका संबंध है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाई राजनीति जो है वो जन कल्याण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे भी परिभाषा दे सकते हो। तो मतलब कहने का ये कि जो भी मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं उसमें से दो परिभाषा आप लिख देना, 2 पॉइंट लिख देना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। राजपरस नीति यानी कि राज करने की नीति राजनीति है, शासन करने की कला है ना, जन कल्याण से इसका संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से राजनीति की परिभाषा आप दे सकते हो। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है बच्चे, ठीक है सबको ओके है। अगर ओके है तो एक बार फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। फालतू की देखो भाई चैटबाजी में मतलब मत लगो, ठीक है, चैटबाजी में मत रहो, ठीक है, काम की बातें करो। अगर कुछ पूछना है तो एक आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, फालतू के कमेंटबाजी भाई मत करना चैट बॉक्स में, ठीक है, काम की बात है। तो एक बार सबको अगर समझ में आया क्वेश्चन, फायर वाली इमोजी के साथ यस लिख देना, फायर वाली इमोजी के साथ यस लिख देना। चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं, देखो ये लॉन्ग में आएगा, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है, और स्टेट बोर्ड की बात करें तो वहां पे भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। सीबीएसई में ये आपके 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में देखने को मिलेगा, और अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं तो वहां पे भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट है, लगभग 8 10 12 पॉइंट मैंने लिख रखा है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है जी। आसान है, आप आसानी से बना के लिख सकते हो, कोई भी 7 8 पॉइंट लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए, है ना जी। भविष्य में कोई भी समस्या आपके लाइफ में आता है तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए राजनीति सिद्धांत का, राजनीति सिद्धांत की अवधारणाओं का, है ना। जनरल नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब, पहले पॉइंट का कहने का मतलब है सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज, आपको अपने आसपास की चीजों की जानकारी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। तो इसके लिए मतलब सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए राजनीति सिद्धांत पढ़नी चाहिए भाई। एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, अधिकार संपन्न मतलब कि आप एक अधिकार संपन्न नागरिक हो, आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, है ना जी। एक जागरूक नागरिक को ही अपने अधिकारों का पता होता है। तो जागरूक नागरिक बनने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। सबको क्या भाई, सबको क्या, आओ चेतना जागृत करने के लिए, चेतना मतलब वही कि बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ो, मत देने के लिए, है ना। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हो, आप पार्टियों का अध्ययन करते हो, पार्टियों के बारे में आपको पता है, तो आप एक सही कैंडिडेट चुन सकते हो, और एक सही कैंडिडेट को वोट डाल के आप विजय मना के अपना और अपने समाज का कल्याण करवा सकते हो, ठीक है जी। ओके सबको, आगे देखो, समाज से पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए, पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो समाज में बहुत सारी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हो आप राजनीतिक सिद्धांत का विश्लेषण करके, है ना। समाज में एकता स्थापित कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, एकता कायम करने के लिए। इसके अलावा आंदोलनों को प्रेरणा व सही दिशा देने के लिए, अगर किसी आंदोलन में आप पार्टिसिपेट करते हो, किसी आंदोलन के आप लीडर हो, उसको किस तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, तो राजनीतिक सिद्धांत से आपको इस चीज का ज्ञान हो सकता है ना। वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आंकलन करने के लिए, ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको सही अच्छा खासा पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है तो आप डिबेट कर सकते हो, बहस कर सकते हो किसी मुद्दे पे आप, है ना। या फिर आप लाभ हानि का आंकलन कर सकते हो, यानी कि सरकार ने मान लो कोई नीति लागू की, अब उस सरकार की नीति आपके लिए हानिकारक है या फायदेमंद है, तो राजनीति का नॉलेज होगा तो आप कहीं ना कहीं इस बात का भी आंकलन कर सकते हो, ठीक है बच्चे। ओके सबको, निर्णय लेने की कला सीखने के लिए, है ना भाई, सही तरीके से आप निर्णय कैसे ले सकते हो, निर्णय लेने की कला सीखने के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, ठीक है जी, शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए कि भाई कौन सत्ता में है, किस तरीके से शासन चलाया जाता है,
ये सब कुछ आपको राजनीतिक सिद्धांत में समझने को मिलता है बच्चे, है ना। नीति बनाने के लिए भाई कोई अच्छी नीति बनानी है तो भी राजनीतिक सिद्धांत का विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में अनेक सिद्धांत, अनेक नीतियों का ही विश्लेषण हम कहीं ना कहीं करते हैं, है ना। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए, अगर आप अपने अधिकारों को समझना चाहते हो बच्चे और अपने कर्तव्यों को समझना चाहते हो तो भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना होगा बच्चे, है ना। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सारे पॉइंट है भाई। देखो बहुत सारे पॉइंट है, आप इसमें से कोई भी 7-8 पॉइंट याद कर लेना। मैं अगर पॉइंट्स गिनवाने लग जाऊं तो कम से कम 10-12 पॉइंट तो ऐसे ही पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 12 पॉइंट है भाई, ठीक है। 12 में से कोई भी 7-8 पॉइंट याद कर लो। और फ्री पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को भी कर लेना यार, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे चाहते हो ना, 12th में पढ़ना चाहते हो ना मेरे से, रोशन सा स्टडी पॉइंट की पूरी टीम से, देखो एकमात्र रोशन सा स्टडी पॉइंट ही यूट्यूब चैनल है जो कि 11th-12th क्लास के लिए, स्पेशली आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए लाइव सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी चले जाओ, 5-5 घंटे का महामैराथन हमने 12th क्लास के लिए शुरू किया भाई। 5-5 6-6 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाता हूं मैं 12th क्लास के बच्चों को, ठीक है, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है। अभी आप लोग 11th में, तो इसलिए उतना उतनी लंबी क्लास आपको देने की जरूरत नहीं है ना। 11th क्लास में अच्छे खासे मार्क्स के साथ पास हो जाओ, 12th में जम के मेहनत करेंगे बच्चे। 12th में हमें असली अपना क्षमता दिखाना है, पावर दिखाना है, हाँ, तबाही मचा देनी है, लगना चाहिए। मतलब देखो हम एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं रोशन सा स्टडी पॉइंट के थ्रू। हम यूट्यूब पे एक ऐसा माहौल, क्योंकि देखो कोई भी आर्ट्स स्ट्रीम को भारी में नहीं लेता है, सब हल्के में लेते हैं। सीरियस नहीं है आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे, सीरियस नहीं है, सीरियस स्टडी नहीं चल रही, सिर्फ एग्जाम टाइम पे आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों को, है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट है वही नहीं पता उनको, बस इंपॉर्टेंट चीजें देख लिया, चले गए, एग्जाम लिख दिए, पास हो गए, बस यहीं तक सीमित है आर्ट्स वाले बच्चे। लेकिन हमारा पर्पस यही है कि अब आर्ट्स स्ट्रीम में भी जो सब्जेक्ट है उसको एकदम सीरियस स्टडी होनी चाहिए उनकी, है ना। उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए, सारे बच्चों को। और जो बस बच्चे पासिंग मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं ना, उससे हटके उनको थोड़ा बेहतर स्कोर की तरफ भागना चाहिए, बेहतर स्कोर लाना चाहिए, उसके तरफ भी हम बच्चों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो समझाने ही समझाना है, हर एक चीजों को बारीकी से समझाने ही समझाना है। और इसके अलावा बारीकी से समझने के बाद थोड़ा स्कोर भी अगर बेहतर लेके आते हैं, तभी लगता है ना लोगों को कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत की, बच्चे ने पढ़ा, तभी जाके स्कोर आए। तो वहां तक भी आपको लेके जाना है। तो 95 प्लस का टारगेट हम लेके चलेंगे 12th क्लास में, है ना। और उसमें आप सभी अपना सहयोग देंगे तभी जाके ये चीजें हो पाएगी, ठीक है बच्चे। ओके, चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं बच्चे? तो राजनीतिक सिद्धांत में हम विद्वानों का अध्ययन करते हैं, जो विचारक होते हैं, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विचारक हुए, बहुत प्राचीन काल के विचारक हुए, उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं, है ना। राजनीतिक सिद्धांत के जो मुख्य विषय है विचार, विचारकों के विचारों का अध्ययन करते हैं, अधिकारों का अध्ययन करेंगे हम, कर्तव्य हमारे क्या होने चाहिए उसका अध्ययन करेंगे, राजनीतिक पार्टियों का अध्ययन करेंगे, है ना। यही सारी चीजों का विश्लेषण होता है ना भाई राजनीतिक सिद्धांत में। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना था। चलो आओ जरा एक बार रीड करके आपको और गहराई से समझाते हैं हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ते हैं, जैसे कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य बोल दो, कार्ल मार्क्स, रूसो, महात्मा गांधी, अरस्तु जैसे जो दार्शनिक हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, उनके विचारों का विश्लेषण करते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम अधिकार एवं कर्तव्यों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है जी। ये भी पढ़ने को मिलता है आपको, ये भी समझने को मिलता है। आगे देखो, इसके द्वारा हम राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां है उसका भी विश्लेषण करते हैं, उसको भी समझते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा राज्य और वहां की सरकार के बारे में भी पढ़ा जाता है भाई, राज्य और वहां की सरकार के बारे में विश्लेषण करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ने को मिलता है, ठीक है बच्चे। ओके, सबको आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग खर्च करना होगा बच्चे, है ना। दिमाग अपना खर्च करोगे तभी जाके आपको आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी कीजिए। अब मान लो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, अगर यहाँ का नागरिक जागरूक नहीं होगा तो सरकारें आएंगी, सरकारें लोगों को बेवकूफ बनाएंगी, सरकारें तख्ता पलट कर देंगी, तानाशाही व्यवस्था लागू हो जाएगा। अगर यहाँ के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो, है ना, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक ना हो, तो लोगों का लोकतंत्र के सफल बने रहने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन है। चलो एक बार पॉइंट्स को पढ़ देते हैं। वैसा जो मैंने पॉइंट्स बताए वही लिखा हुआ है, उसी को हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में तब्दील करके यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए। देखो क्या लिखा है, लिखा क्या है कि जागरूक नागरिकता प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है ना। अगर नागरिक जागरूक ना हो तो प्रजातंत्र टिक ही नहीं पाएगा, लोकतंत्र नहीं टिक पाएगा बच्चे। ठीक है, निरंतर देखरेख की स्वतंत्रता की कीमत है। मतलब हम अपनी स्वतंत्रता की देखरेख करते हैं जब ही हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता की देखरेख नहीं करेंगे तो सरकारें हमारी स्वतंत्रता का हनन कर लेंगी भाई। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना सभी नागरिकों को भाई चाहिए, है ना। सभी नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना जरूरी है। यदि उनके किसी अधिकार पर कोई हस्तक्षेप होता है, कोई उनके अधिकारों का हनन करने की कोशिश करता है ना, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। अगर जागरूक नागरिक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, तो लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। अगर उनके अधिकारों का विरोध होता है या हनन होता है तो तुरंत उनको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ठीक है बच्चे, है ना। सार्वजनिक विषयों के प्रति, अगर सार्वजनिक जो विषय है उसके प्रति अगर आप उदासीन रहते, उसमें आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो ठीक नहीं है। इससे शासन पर कुछ व्यक्तियों का प्रभुत्व हो जाएगा, है ना। जो सार्वजनिक विषय है, जैसे कि बहुत सारे लोग इलेक्शन को बहुत हल्के में लेते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, है ना। तो ये चीजें भी सही नहीं है, इसमें भी हमें अपना योगदान देना चाहिए, सरकार बनाने में हमें अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है जी, इन विषयों में प्रत्येक नागरिकों को सक्रिय भाग लेना चाहिए, राजनीतिक समस्याओं और घटनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बस यही आप, और चुनाव वगैरह में, है ना, राजनीतिक चुनावों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट भी, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आसान था बहुत, सबको समझ में आया। एक बार फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे चैट बॉक्स में यस लिख दो भाई, सारे बच्चे फायर वाली इमोजी के साथ एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो। एक और लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखे बच्चे क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि राजनीति उन सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? उदाहरण भी दीजिए। अब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि राजनीति ना उन चीजों से हटके है, उन चीजों से बढ़ के जो हमारे आजकल के नेता लोग कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कथन से सहमत हो? देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा हाँ जी हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि आजकल के राजनेता जो है, राजनीति कैसी राजनीति करते हैं? लालच की राजनीति, खून खराबे की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, ये करने लग रहे हैं। पर राजनीति इससे हटके है, राजनीति से बढ़ गए। राजनीति लोक कल्याण का एक साधन है जिससे लोगों के, आम नागरिकों के समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन आजकल के राजनेता लोग क्या करते हैं बच्चे? आजकल के राजनेता हमारे क्या है, उन्होंने इलेक्शन में बहुत पैसे खर्च किए। अभी अभी यार आज ही दिल्ली इलेक्शन का नतीजा आया है और 5 तारीख को इलेक्शन था। शराब अद्धे पौवा ये बांटे गए, 500 रुपए बांटे गए, किसी पार्टी से 1000 रुपए मिल रहे हैं, किसी पार्टी से 1500 रुपए एक वोट के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये हमारे राजनेता कर रहे हैं, ये राजनीति राजनेता के हिसाब से। लेकिन राजनीति वास्तव में ये नहीं, राजनीति से बढ़ गए। राजनीति जो है वो लोक कल्याण का, सामाजिक कल्याण का एक माध्यम है, लेकिन हमारे राजनेता इसको अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो यही है, आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है, इसी तरीके से आंसर लिखना था। तो मैंने आपको समझाया। एक बार जो हमारा इसमें आंसर क्या है उसको भी हम रीड करेंगे बच्चे, है ना। देखो क्या लिखा है, यह कथन सर्वथा सही है कि राजनीति उन सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। वास्तव में जो राजनीति राजनेता करते हैं, केवल उसे ही राजनीति नहीं कहा जा सकता, है ना। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसे ही राजनीति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनेता अपने लाभ के लिए गलत कार्यों को भी सही ठहराते हैं, है ना।
राजनेता क्या करते हैं, गलत कार्य को भी सही ठहराते हैं अपने लाभ के लिए, अतः उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता। राजनीति सरकार के कार्यकलापों के अतिरिक्त संस्थाओं से संबंधित है ना। सरकार की जो संस्थाएं हैं उसका भी विश्लेषण राजनीति में आ जाता है। ठीक है बच्चे, और राजनीति जन कल्याण का माध्यम है। ये तरीके से पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना, उससे बढ़िया एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है ना। अगर आप सिर्फ इसको पढ़ने की कोशिश करते तो रटना पड़ता, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। एग्जाम्पल्स वगैरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी एक आध लिख सकते हो यार, शराब हुए पैसे ऐसे बांटे जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखा जा सकता है आंसर में, ऐसी कोई बात नहीं है, घटिया एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा अद्धा पोगा बटते हुए, है ना। देखा है ना, कितने बच्चों ने देखा है कि कितने बच्चों ने देखा है कि उनके आसपास अद्धा पोगा बट रहा था 5 तारीख को, 5 तारीख से एक दिन पहले, मतलब 4 तारीख को, 4 तारीख के रात को। अरे कई लोग मैंने देखा भाई, मतलब इधर जो अंडे वाले हैं उनके यहाँ पे लोग अगले दिन तक वो दारू, जो चुनाव का दारू था, वो पी रहे थे। ठीक है, हाँ, कितने बच्चों ने देखा है? यस सर जी। चलो हाँ, आ जाओ, अगला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त, एकदम मजेदार क्वेश्चन है फिर से। राजनीति विज्ञान विज्ञान है भी और नहीं भी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भाई मस्त क्वेश्चन है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन अभी आपको जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो कि रट के आप आंसर नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे जो कि समझने वाले हैं, समझ के आप इसका आंसर बड़े आसानी से कर सकते हो, है ना। राजनीति विज्ञान विज्ञान भी है और नहीं भी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कुछ विद्वान राजनीति को एक विज्ञान मानते हैं, विज्ञान की तरह पेश करते हैं, कुछ विद्वान इसको विज्ञान नहीं मानते। तो दोनों विद्वानों के विचार हमें यहाँ पे लिखने हैं। चलो जी फटाफट बता देता हूं। देखो क्या लिखा है, राजनीति विज्ञान विज्ञान है। जो विद्वान राजनीति को एक विज्ञान मानते हैं वो क्या तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, उनका तर्क है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है ना। विज्ञान में क्या होता है कि हम किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, उसको ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से राजनीति में भी क्या होता है कि हम घटनाओं का या किसी चीज का, किसी सिद्धांत का क्रम अनुसार अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये विज्ञान से जुड़ा हो गया, ऐसा ये कहते हैं। इसमें प्रयोग संभव है, जैसे कि साइंस में क्या होता है कि हम किसी चीज का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। किसी चीज का हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करके उसकी सत्यता को हम स्थापित कर सकते हैं, ऐसा होता है ना विज्ञान में। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि हम राजनीति विज्ञान में भी, हम राजनीति में भी ऐसा कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान में भी हम इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है ना। राजनीति विज्ञान में क्या है, भविष्यवाणी करने की क्षमता है, तथा इतिहास एवं समस्त विश्व इसकी प्रयोगशालाओं के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको हम इसके सिद्धांतों का हम प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा मानना है कुछ विद्वानों का, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है ना। प्रयोगशाला में भाई उपयोग कैसे कर सकते हैं हम, राजनीतिक सिद्धांत के सिद्धांतों का इस्तेमाल वैसे प्रयोगशालाओं में नहीं हो सकता। उसके बारे में देखो कुछ पॉइंट और नीचे, कहीं ना कहीं इसी को गलत साबित करने के लिए कुछ विद्वान नीचे अलग पॉइंट देते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। कुछ विद्वानों ने बोला कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो लोग इसे विज्ञान नहीं मानते उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक में समान कारण होते हुए भी राजनीति विज्ञान में परिणाम एक जैसे नहीं होते, है ना। कारण समान हो सकता है लेकिन किसी चीज का परिणाम अलग निकल सकता है। ठीक है, एक ही सिद्धांत की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है, उसको अलग अलग तरीके से आप सही सिद्ध कर सकते हो, है ना। तो ये राजनीति विज्ञान की खासियत है, इसमें प्रयोग करना संभव नहीं है। ठीक है जी, यही बात करें कि भाई राजनीतिक सिद्धांत में प्रयोग करना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता किसी सिद्धांत का। लेकिन साइंस में सिद्धांतों का प्रैक्टिकल करके आप प्रदर्शित कर सकते हो, राजनीति में नहीं कर सकते। इसकी कोई वास्तविक प्रयोगशाला भी नहीं होता। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना संभव नहीं है ना। इसके अध्ययन के लिए अगर हम कहते हैं कि लैब स्थापित करो, लैब में जाके हम प्रयोग करेंगे इसके सिद्धांतों का, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो राजनीति एक विज्ञान भी है और एक विज्ञान नहीं भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था,
उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। एक बार चैट बॉक्स में फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे यस लिख दो अगर सबको समझ में आ गया। कोई बच्चा है जिसको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मेरे को बता सकता है, बेझिझक बता सकता है कि हाँ भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मैं कर दूंगा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मैं कर दूंगा अगर किसी बच्चे को समस्या है किसी क्वेश्चन में तो। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना, सबको सब कुछ समझ में आ गया। नो सर, नो सर, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो आपको पहले ही बोल दिया हूं कि चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूं और क्वेश्चन इसी में से आएगा पेपर में बच्चे, है ना। ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप करके जाना। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में हमें अंतर बताना है। देखो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे स्वतंत्रता के ऊपर लगे होते हैं प्रतिबंध। ठीक है जी, प्रतिबंध लगे होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि कोई प्रतिबंध नहीं होता, है ना। हमारे स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता, आप जो चाहे करो, आपकी मर्जी। सकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता के अधिकार को आपको दिया तो जाता है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। मतलब समझ गए, अब अंतर भी समझ जाओगे। मतलब समझ गए तो अंतर भी समझ जाओगे। ठीक है, आगे आओ, देखो क्या लिखा है। स्वतंत्रता की अवधारणा देखो यहां पे नकारात्मक होना चाहिए था, नकारात्मक होना चाहिए था। जो नकारात्मक है ना, नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, अवधारणा का पहला रूप है ना। स्वतंत्रता की अवधारणा का जो पहला रूप है वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उससे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है वो प्रचलन में आ गई थी, है ना। जब प्रकृति ने हमें पैदा किया तो हम उस समय स्वतंत्र थे, स्वतंत्र पैदा हुए थे और उस समय हम जो चाहे वो कर सकते थे, है ना। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पहले से चली आ रही है और बाद में जो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है ये विचार जो है बाद में उत्पन्न हुआ है ना। देखो क्या लिखा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब कि इसमें आपको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, आपके स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा बच्चे, है ना। जबकि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो नियंत्रित स्वतंत्रता है। नियंत्रित मतलब आपको स्वतंत्रता के ऊपर बहुत सारे नियंत्रण लगा दिए जाते हैं, है ना। आप ऐसे कोई काम नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे के स्वतंत्रता को आप हनन पहुंचा दो या हानि पहुंचा दो, ऐसे काम नहीं कर सकते आप इसमें। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में आप जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रतिबंध आपके स्वतंत्रता के ऊपर नहीं लगा होता, है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है। बात वही है, सभी प्रकार के बंधन का अभाव होता है, मतलब कोई बंधन आपके ऊपर होता ही नहीं। अभाव का मतलब क्या है? नहीं होना, कोई भी बंधन नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में अनुचित बंधनों का अभाव तथा उचित बंधनों का प्रभाव होता है, मतलब कि आपके ऊपर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में सबको? कोई दिक्कत? देखो क्या लिखा है, नकारात्मक स्वतंत्रता 18वीं 19वीं शताब्दी की स्वतंत्रता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वर्तमान शताब्दी की स्वतंत्रता है। ठीक है, 18वीं 19वीं शताब्दी की के समय की अवधारणा मानी जाती है इसको, और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो वर्तमान समय की अवधारणा है। ठीक है बच्चे, ओके सबको? ओके है सबको? ओके है सबको? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। एक और पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, देखो एक और पॉइंट दे रखा है, पढ़ देते हैं इसको भी। नकारात्मक स्वतंत्रता में एक व्यक्ति कुछ कह सकता है, कुछ कर सकता है ना। कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सीमाओं में रहकर ही कुछ कर सकता है, कुछ कह सकता है। ऐसा ना कह दे जिससे कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, है ना। ऐसा ना कर दे कि दूसरे की जो भी जीवन पर कोई गलत प्रभाव पड़ जाए। तो ऐसा होता है सकारात्मक स्वतंत्रता में। पर नकारात्मक स्वतंत्रता में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, ओके सबको? ओके भाई, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हानि सिद्धांत, हानि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हानि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हानि सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल का जो हानि सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
4 मार्क्स में ही ज्यादा चांस है कि 4 मार्क्स में आए, है ना। देखो क्या लिखा है, हानि सिद्धांत क्या है और इसे प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे, है ना। हानि सिद्धांत क्या है और इसको प्रतिपादित किसने किया था, हानि सिद्धांत को कहीं ना कहीं इस अवधारणा को किसने दिया था, हानि सिद्धांत की अवधारणा को किसने दिया था, ये नाम भी आपको बताना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि हानि सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, है ना। इस सिद्धांत को किसने कहीं ना कहीं लागू किया था या किसने इस सिद्धांत की अवधारणा को लोगों के सामने रखा था, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने रखा था, है ना, प्रतिपादित किया। और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तब लगाया जा सकता है जब खुद की आत्मरक्षा करनी हो या एक सभ्य समाज के किसी व्यक्ति की सहमति के बिना तब लगाया जा सकता है जब किसी अन्य व्यक्ति को बचाना हो। ठीक है जी, हानि सिद्धांत के तहत क्या होता है कि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध तब लगाया जाएगा जब यह आभास हो जाए कि वो व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने वाला है या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाला है, तो उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी बात का वर्णन करता है हानि सिद्धांत। जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल थे, है ना, उनके हानि सिद्धांत में यही कहा गया है कि हम दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को का हनन तब कर सकते हैं या उसके स्वतंत्रता के ऊपर हम तब प्रतिबंध लगा सकते हैं जब किसी दूसरे व्यक्ति को बचाना हो, उस व्यक्ति से रक्षा करनी हो तब, है ना। ऐसा ही ये आपका हानि सिद्धांत वाला टॉपिक था। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको हानि सिद्धांत समझ में आ गया होगा, सबको हानि सिद्धांत समझ में आ गया भाई, आ गया। चलो एक बार जितने भी बच्चे अभी नया है आए हैं, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस लाइव सेशन को लाइक जरूर कर देना बच्चे, और शेयर कर दो भाई, सारे बच्चे एक बार लाइव सेशन को शेयर कर दो। चलो कर दिया सबने, शेयर कर दिया, लाइक शेयर कर दिया सबने, आ जाओ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्व संबंध तथा पर संबंध कार्यों में अंतर बताइए, है ना। स्व संबंध और पर संबंध, इन दोनों कार्य में आपको अंतर स्पष्ट करना है, दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, स्व संबंध, पर संबंध, शब्दों से कुछ ढूंढने की कोशिश करो, शब्दों में ही आंसर छुपा है बच्चे, है ना। स्व संबंध, जिसका संबंध खुद से हो, जिसका संबंध खुद से हो, स्व संबंध हो गया। ठीक है, एक बार माइक चेंज कर लेता हूं बच्चे, कहीं माइक बीच में बंद हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, स्व संबंध यानी कि ऐसे कार्य जिसको करने के बाद सिर्फ कर्ता पर ही फर्क पड़ेगा। मतलब मान लो मैंने कोई काम किया है, ठीक है, और उस काम का असर सिर्फ मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो स्व संबंध कार्य हो जाएगा। मान लो कि मैं बंद कमरे में सुट्टा मारता हूं, ठीक है, अगर बंद कमरे में सुट्टा मार रहा हूं तो इस कार्य का असर सिर्फ मेरे ऊपर पड़ रहा है। सुट्टा मार रहा हूं तो मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, है ना, ठीक है, किडनी खराब हो जाएगी, मेरे स्वास्थ्य पे नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। पर संबंध में क्या होता है कि जो कार्य है कर्ता के अलावा, ऐसे कार्य जो कि कर्ता के अलावा उस कार्य का प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। जैसे कि मैं सुट्टा ही मार रहा हूँ, अब सुट्टा मैं जाके बाहर गली मोहल्ले में मार रहा हूँ, लोगों की भीड़ है, भीड़ में जाके सुट्टा मारने लग जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, पर संबंध कार्य। ठीक है, देखो क्या लिखे, स्व संबंध, इसमें किए जाने वाले कार्य का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें किए जाने वाले कार्य का प्रभाव कर्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी पड़ता है, जैसा कि एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। ठीक है, अरे बात समझ में, अरे बात समझ में सबको। इन कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य या किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, आपका जो स्व संबंध कार्य है जिसका प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर पड़ रहा है, एक बंद कमरे में आप क्या कर रहे हो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्य में सरकार आपके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती भाई। ठीक है, परंतु पर संबंध जो कार्य है उस पर सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। बाहर जाके सुट्टा मारोगे तो भाई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आया बात समझ में सबको, ठीक है, ओके है सबको, है ना। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाता है भाई, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आसान था, बहुत बहुत आसान था, हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इससे आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता, है ना, बोलने की आजादी। आप अपने विचारों को रख सकते हैं, यही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, पर व्यक्ति के विचार बातों से किसी जाति या धर्म को ठेस ना पहुंचे, इन बातों का ध्यान रखना होगा, है ना। मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी बातों को, विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, लेकिन हाँ, बोलने का हक है आपको, लेकिन ऐसे वाक्य नहीं बोल सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आप ऐसे विचार नहीं रख सकते या ऐसे बात नहीं बोल सकते जिससे कि किसी दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचे, दूसरे की जाति को ठेस पहुंचे, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको अधिकार नहीं दिया गया, है ना। बोलने की आजादी है, लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत आसान और बहुत ही छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द से क्या अभिप्राय है? स्वराज, स्वराज शब्द का मतलब क्या होता है? तो स्वराज मतलब खुद का राज, खुद का शासन। किसी राज्य क्षेत्र में अगर हमारा खुद का शासन है तो हम क्या स्वराज को प्राप्त कर चुके हैं, या फिर हमारे जीवन के ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। जैसे कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने हमारे देश को कब्जा लिया। अब हम अपने मर्जी से किसी काम को नहीं कर सकते हैं, मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे हम, है ना। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हम, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे, तो उस समय हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई थी, है ना। यानी कि स्वराज का मतलब होता है खुद के ऊपर खुद का शासन। आप जैसे चाहे रह सकते हो, आप जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकते हो, वही स्वराज। ठीक है, देखो क्या लिखा है, स्वराज शब्द का अर्थ स्वयं का शासन भी हो सकता है और स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है। मतलब स्वयं का शासन यानी खुद का शासन, और खुद के ऊपर शासन भी हो सकता है। मतलब खुद के ऊपर खुद का शासन स्वराज है, कहने का मतलब है। ठीक है, स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ऐसी समस्याओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को मनुष्यता से वंचित करता है ना। ठीक है, मनुष्य को मनुष्यता से वंचित करने वाली चीजें भी स्वराज में ही आ जाती है। ठीक है, तो स्वराज का मतलब है खुद के ऊपर खुद का शासन। सिंपल शब्दों में मैं अगर इस शब्द की परिभाषा दूं तो, है ना जी, सबको आया समझ में स्वराज का मतलब? आगे आ जाओ। समानता के राजनीतिक पक्ष का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि समानता के राजनीतिक पक्ष की विवेचना कीजिए। मतलब कि हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक समानता की बात करनी है बच्चे। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बताना है? राजनीतिक समानता की बात हमें करनी है। ठीक है जी, आओ, राजनीतिक समानता में क्या आता है? राजनीतिक समानता में क्या चीजें आ जाती है, आप बताओ। चैट बॉक्स में बताना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, देखो, राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राज्य में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, है ना। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है कि एक देश में रहते हुए सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। अब राजनीतिक अधिकार में क्या आता है? चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, है ना। ये सब राजनीतिक अधिकार में आ जाते हैं हमारे। तो इन सारी चीजों की स्वतंत्रता ही कहीं ना कहीं समानता के राजनीतिक पक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होना चाहिए, है ना। अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार यदि नागरिक पर अत्याचार करती है तो प्रत्येक नागरिकों को उसकी आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, है ना। किसी भी नागरिक को उसकी जाति, रंग, लिंग, संपत्ति, शिक्षा, धर्म के आधार पर मतदान करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारे अधिकार हमारे राजनीतिक समानता के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके सबको? ओके सबको? चलो आओ, एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया है बच्चे, एक और मस्त जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। समानता के 3 आयाम कौन से हैं तथा तीनों को व्याख्या करें। तीनों की व्याख्या करें होगा, तीनों की व्याख्या करें। ठीक है, तीनों की व्याख्या करें, है ना। जो समानता के 3 आयाम है, उन तीनों आयामों की व्याख्या अपने को करनी है। बहुत आसान है, बहुत हलवा क्वेश्चन, है ना। करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, काफी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं हम। समानता के 3 आयाम है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता में क्या आएगा कि सभी को समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, पार्टी बनाने का, संघ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना जी।
सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये हमारे कहीं ना कहीं राजनीतिक समानता के अंतर्गत आ जाता है। आर्थिक समानता का मतलब क्या है कि सभी को समान रूप से काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि लोग गरीबी से निकल सके, है ना। ये सारे हमारे आर्थिक समानता में आ जाते हैं। एक बार पढ़ देता हूं मैं इसको। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है ना। आर्थिक समानता का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको कम किया जाए। ठीक है, यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी को पूरी तरह से शायद ही समाप्त किया जा सकता है, परंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धता कर सकता है भाई, है ना। कर व्यक्तियों को अपनी हालत सुधारने का मौका दे सकता है। समान अवसर दे, सभी लोगों को समान काम करने का अवसर मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति अपने हालात हालात को, स्थिति को सुधार सके, है ना जी। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता में क्या आ जाता है? राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का पहला कदम है। ठीक है जी, मतलब कि राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक समानता मिलेगा तभी जाके सामाजिक समानता की स्थापना होगी। समाज में सभी तभी बराबर होंगे जब लोगों को राजनीतिक समानता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही समाज में सभी लोगों को जीवन यापन के लिए जो भी अनिवार्य चीजें हैं वो प्राप्त हो। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें अगर मिल जाते हैं समाज में, तभी जाके समाज के सभी लोगों को मिल जाती है सारी चीजें, तब जाके सामाजिक समानता की स्थापना होगी बच्चे। समाज के वंचित वर्ग और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये सामाजिक समानता के लिए अनिवार्य तत्व है। ठीक है, ठीक है, सबको आया समझ में? सबको समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे फायर वाली इमोजी के साथ यस लिखो। और जिन बच्चों ने अभी तक इस लाइव सेशन को शेयर नहीं किया है, शेयर कर देना। रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, अपने सारे दोस्तों को पहुंचा देना यार, पहुंचा देना, हर हाल में पहुंचा देना इस लाइव सेशन को। ठीक है, अगर शेयर नहीं किया भाई शेयर कर दो, लाइक नहीं किया लाइक ठोको। लाइक भी ठोकने से क्या होगा कि लाइव सेशन अपने आप भागेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपने आप भाग जाएगा अगर आप लोग अगर इसको लाइक भी कर देते हो तो। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो एक चीज और बता देता हूं, कुछ बच्चे जो नए आए होंगे उनको भरोसा हो या ना हो मेरे ऊपर पता नहीं, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उस पर भरोसा है या नहीं मेरे को पता नहीं। लेकिन देखो आप जो भी बच्चे इससे पहले रोशन सर स्टडी पॉइंट से पढ़ के गए हैं, जो 11 से भी 12th में गए होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से पढ़ के निकले हैं, पास आउट हो चुके हैं, 12th पास आउट भी कर चुके हैं। अगर ऐसे कोई जानने वाला है तो उनसे आप जानकारी ले सकते हो कि जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ हमारे चैनल पे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वास्तव में बहुत यूजफुल होते हैं। एग्जाम में हूबहू डिट्टो वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आप नॉलेज जानकारी आप कहीं और से भी जुटा सकते हो इस चैनल के बारे में, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो। अगर पहले से आप लोग इस चैनल पे हो, मिड टर्म में भी भाई मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, है ना, सैंपल पेपर की वीडियोस दी थी और बाकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने भी दी थी। तो सारे में से उन्हीं में से सारे में से क्वेश्चन आए थे, है ना, सबको पता है ये बात, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको अगर नहीं मालूम है तो भाई आप लोग कहीं से जानकारी जरूर जुटा लेना, है ना। सब्सक्राइब करना है, मत कर भाई सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं, बस लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम न्यू सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर बताइए, है ना। प्राकृतिक असमानता, सबसे पहले प्राकृतिक असमानता की बात करते हैं, फिर सामाजिक असमानता की बात करेंगे। इन दोनों में अंतर क्या होता है उसकी बात हमें इस क्वेश्चन में करनी है। देखो अगर आप प्राकृतिक असमानता की बात करते हो तो प्रकृति जो असमानताएं प्रकृति के द्वारा दी गई है वो प्राकृतिक असमानता में आ जाएगी। हमारी प्रकृति, जैसे कि मैं लंबा हूं और मेरा एक दोस्त छोटा है, तो ये असमानता किसके द्वारा बनाई गई है? प्रकृति के द्वारा बनाई गई। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है ना। अगर एक काला है एक गोरा व्यक्ति है, ठीक है, ये असमानता हमें दिख रही है ना, ये असमानता तो हमें दिख रही है, ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये इसका संबंध जन्म से,
इसका संबंध किससे? जन्म से, क्योंकि हम पैदा ही ऐसे हुए। ठीक है, लेकिन कुछ असमानताएं समाज ने बनाई, जैसे कि जाति के आधार पे, है ना। जाति के आधार पे जो भेदभाव हुआ उसको किसने बनाया? हम समाज के लोगों ने, हम लोगों ने बनाया है। वर्ग के आधार पे, क्लास के आधार पे जो असमानता हो रही है ना, आय के आधार पे, इनकम के आधार पे जो असमानता हो रही है, इसको किसने बनाया है? इसको समाज ने बनाया है। इसका जन्म समाज ने किया है। इसको खत्म किया जा सकता है। आप प्राकृतिक असमानता को खत्म नहीं कर सकते। आप किसी गोरे व्यक्ति को काला, मतलब काले व्यक्ति को आप गोरा नहीं कर सकते, है ना। आप छोटे को लंबा नहीं कर सकते, लंबे को छोटा नहीं कर सकते, जो प्रकृति के द्वारा दी गई है मेरे दोस्त। लेकिन ये जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, इनकम के आधार पे जो भेदभाव हमारे समाज में आज होने लग रहा है, ये हमने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है। धर्म के आधार पर जो भेदभाव है, धर्म हमने बनाया है ना। धर्म, जब इंसान आदि मानव जो थे उनके पास कोई धर्म नहीं था, ठीक है ना। सारे धर्म हमने बनाए। हमने देखा कि भाई जो आसमान से आसमान से पानी बरस रही है ना, हमें सही चीजें पता नहीं है क्यों बरस रही है, तो हमने इंद्रदेव बना दिया, एक वर्षा के देवता हमने बना दी, है ना। और भी प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें मिल रही थी, तो हमने देखा कि भाई ये सारी चीजें प्रकृति से मिल रही है, तो हमने सूर्य देव और भी बहुत सारे देवता हमने रचे। ये सब देवता हमारे इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, है ना जी। ठीक है, सारी बात समझ में सबको। चलो आगे बढ़े, तो इसको एक बार पढ़ो, देखो क्या लिखा है। प्राकृतिक असमानता में लिखा है कि प्राकृतिक असमानता जन्मबद्ध है, मतलब जन्म से इसका संबंध होता है। प्राकृतिक असमानता प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है जी, ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है। प्राकृतिक असमानता को सुधारा नहीं जा सकता, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। सामाजिक असमानता की बात करो तो सामाजिक असमानता जन्मबद्ध नहीं होता है, इसका संबंध हमारे जन्म से नहीं है, ठीक है बच्चे। सामाजिक असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, इसको समाज ने बनाया है, या समानताओं को क्रिएट किसने किया? समाज ने, है ना। और इसको जब समाज ने क्रिएट किया है तो इसको सुधारा जा सकता है ना जी, इसको सुधारा जा सकता है। बस खत्म, खत्म कहानी। आगे आ जाओ, 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? 15वां क्वेश्चन कहता है कि मार्क्सवाद व उदारवाद में समानता की अवधारणाओं को ध्यान में रखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मार्क्सवाद और उदारवाद। देखो, मार्क्सवाद का संबंध आपको पता है समाजवादी विचारधारा से, है ना। समाजवाद से संबंध है। और उदारवाद आपको पता है, उदारवाद का संबंध किससे है? पूंजीवाद से, पूंजीवाद से, है ना। समाजवाद और पूंजीवाद दोनों में अंतर आपको पता होगा, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। देखो, समाजवाद में क्या होता है कि समानता की बात की जाती है, मतलब कि समाज में सब बराबर हो, कल्याण, लोगों के कल्याण की बात की जाती है। जो देश का संसाधन होगा ना, संसाधन, समाजवाद यानी कि मार्क्सवाद की बात करें या समाजवाद की बात करें तो रिसोर्सेज पे, संसाधन, जो देश के पास रिसोर्सेज है उस पर हक किसका होगा? सरकार का होगा बच्ची। पूरी तरीके से सरकार संसाधनों पर कंट्रोल रखती है, उसको कैसे बांटना है, किसमें बांटना है, कितना बांटना है, सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था पे पूरा कंट्रोल जो होता है ना, वो सरकार का होता है, ठीक है। दूसरी तरफ पूंजीवाद, पूंजीवाद में क्या होता है कि यहाँ पे संसाधन है, संसाधन तो होंगे ही, यहाँ पे निजी लोगों का नियंत्रण होता है। जो निजी लोग होते हैं उनका संसाधन पे कंट्रोल होता है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। अर्थव्यवस्था पे पूरा कंट्रोल जो होता है वो निजी लोगों का ही होता है। ये सारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल बाजार, मांग और पूर्ति के आधार पे किया जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लाभ कमाना, है ना, मेन पर्पस होता है लाभ कमाना, ठीक है, ऐसी व्यवस्था में। आइए सबको समझ में। देखो, मार्क्सवाद, पॉइंट्स पढ़ देता हूं। मार्क्सवाद में क्या होता है? संसाधनों का राज्य पर नियंत्रण होता है, संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, संसाधनों पर होगा, संसाधनों पर राज्य का, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, सही कर लेना। संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है ना। राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का वितरण करता है, मतलब कि सामाजिक कल्याण को मद्देनजर रख के संसाधनों का वितरण होता है। यहाँ पे अस्त्र विद्रोह के माध्यम से अधिकारों को प्राप्त करने पर विश्वास, है ना, मतलब सशस्त्र विद्रोह होगा। इसमें क्या होता है कि हथियार उठाओ और अपने अधिकारों को पाओ, ये विचारधारा को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। उदारवाद की बात कर लेते हैं बच्चे। उदारवाद क्या कहता है? संपत्ति पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, यानी कि निजी व्यक्तियों का संपत्ति पर अधिकार होता है।
राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होता है, राज्य होगा, फिर से थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, राज्य। राज्य यानी कि सरकार का अर्थव्यवस्था में बहुत कम से कम हस्तक्षेप होता है, और ये लोकतांत्रिक सत्ता को अच्छा माना जाता है यहाँ पे, है ना। उदारवाद में क्या होता है कि लोकतांत्रिक सत्ता को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। ओके सबको? ओके है तो एक बार फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। चैट बॉक्स में सारे बच्चे एक बार यस लिखेंगे। यस भैया, सब ओके है, सब समझ में आ रहा है, आप जो समझा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, एकदम मजा आ रहा है, सब समझ रहे हैं हम। चलो चलो करो चैट बॉक्स में एक बार आग लगाओ, जरा आग लगाओ चैट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे आग लगाओ, तबाही मचाओ। हाँ, कोमल, रोहित, इसी का, आंचल, प्रवीण कुमार, अभय, हर्षित, ईसा, राधे कृष्णा शॉर्ट्स, जोगा, प्राइम क्रिकेट, हर्षित, योगेश। चलो ठीक है, ओके। आओ जरा देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सामाजिक अन्याय के अर्थ एवं महत्व का विवेचन कीजिए, है ना। सामाजिक अन्याय का अर्थ आपको बताना है ना। सामाजिक अन्याय का अर्थ एवं महत्व। वैसे सामाजिक अन्याय का महत्व क्या हो सकता है? महत्व तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, है ना। सामाजिक न्याय का अर्थ एवं महत्व, हमें यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ एवं महत्व, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। सामाजिक न्याय का अर्थ एवं महत्व की विवेचना हमें करनी है क्वेश्चन में। देखो, किसी व्यक्ति को जाति, रंग, रूप, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के कारण समाज में सबसे समान अधिकार ना प्राप्त हो, तब हम उसे सामाजिक अन्याय कहेंगे, है ना। वैसे सामाजिक अन्याय की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। सामाजिक अन्याय की परिभाषा क्या होगी कि किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को उसके रंग, जाति, धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव होता है तो सामाजिक अन्याय हो जाएगा। भारत में सामाजिक न्याय अधिकार अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि सदियों से यहाँ पर क्या होता आ रहा है, समाज के एक वर्ग को पूरी तरीके से दबा दिया गया, उनके अधिकारों का हनन हुआ। जैसे कि दलित वर्ग की हम बात कर ले तो दलितों का लगातार शोषण होते आ रहे हैं, है ना। उनको सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया, जिससे वह समाज में, राज्य से अपने आप को अलग समझने लगे, है ना जी। उनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव हुआ कि, अरे बच्चे सारे कहाँ गायब हो गए हमारे? सब कुछ ओके है भाई? सब कुछ ओके है बच्चे? कहाँ जा रहे हैं आप सभी? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में, सामाजिक अन्याय का मतलब और इसका महत्व। सामाजिक न्याय का कहीं ना कहीं, न्याय बोल दो, अन्याय अन्याय कर लो भाई, ठीक है। अन्याय का मतलब ही बता रखा है यहाँ पे, है ना। सामाजिक अन्याय का मतलब और इसका महत्व क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलता है बच्चे? क्वेश्चन बोलता है कि रॉयल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। रॉयल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पे अटपटे से वर्ड वगैरह है, लेकिन मैं आपको इसको एकदम आसान बना के समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम आसान और एकदम हलवा बना के समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो, अज्ञान, जो हमारे रॉयल्स साहब है ना, वो न्याय को कहीं ना कहीं अज्ञानता के आवरण द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जो न्याय का सिद्धांत है उसका वर्णन अज्ञानता के आवरण के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मान लो कि आप एक ऐसे समाज में जन्म लिए हो जिसमें आपको पता नहीं है कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी स्थिति क्या है, और फिर आपको कहा जाता है कि आप उस समाज को चलाने के लिए रूल बनाओ, नीतियां बनाओ। तो क्योंकि आपको उस समाज में पता नहीं है कि आपकी स्थिति क्या है, क्या हैसियत है, क्या औकात है आपकी, तो आप अक्सर ऐसी नीतियां बनाओगे, ज्यादातर आप ऐसी नीतियां बनाओगे जिससे कि सभी वर्ग को फायदा हो, सभी को फायदा हो, है ना। आपको अपनी जाति का पता नहीं, आपको अपने धर्म का पता नहीं, आपको अपनी हैसियत का पता नहीं,
और आपको कहा जाता है कि आप नीति बनाओ अपने समाज के लिए, तो आप ऐसी नीतियां बनाओगे जिससे कि समाज के सभी वर्गों को क्या हो, फायदा हो सके। इसी के तहत हमारे जो रॉल्स साहब है वो समझाते हैं न्याय के सिद्धांत को। ठीक है, एक बार रीड कर दो बच्चे, रीड कर दो। देखो क्या लिखा है, अज्ञानता के आवरण द्वारा, अज्ञानता के आवरण मतलब उनको एक व्यक्ति है जिसको पता नहीं है कि समाज में उसकी क्या हैसियत है, क्या स्थिति है ना, अज्ञान है, द्वारा रॉयल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि व्यक्ति को यह अनुमान ना हो कि वह किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण का कार्य उसको दे दिया जाता है ना, तो अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीतियां बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधा दी जा सके। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान की गई गहरी खाई को कम करना तथा समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जैसे आवास है, शुद्ध पेयजल है, न्यूनतम मजदूरी है, शिक्षा है, भोजन है, मुहैया कराना जरूरी है ना। ये आपका रॉयल्स के न्याय सिद्धांत के तहत जो भी चीजें थी वो मैंने आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, 6 पूरे 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूरे 6 नंबर के लिए। ठीक है, करे बच्चे, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले किन्हीं 3 सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। सरकार जो है समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए कौन से 3 सिद्धांतों को फॉलो करती है, कौन से 3 सिद्धांतों को लागू करती है ना। तो उन 3 सिद्धांतों के बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार जो सबसे पहले जो सिद्धांत फॉलो करती है वो है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। हाँ, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का मतलब यह है कि मनुष्य जो है समान है, इसलिए उनके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। मतलब कि समान कार्य के लिए अगर एक काम है, एक काम को महिला भी कर रही है, पुरुष भी कर रही है, तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए, है ना, समान इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, समान समान पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। देखो क्या लिखा है कि समान बर्ताव का सिद्धांत माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव पाने के हकदार हैं। ठीक है, अधिकारी है तथा लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, है ना। उन्हें काम और क्रियाकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वह किस समुदाय के है। ठीक है जी, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो कि काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो किसी जाति का है, धर्म का है, वर्ग का है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर एक काम को करने के लिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, कोई मजदूरी कर रहा है, मान लो कोई मजदूरी है, उसमें 8,000 रुपए महीना मिल रहा है किसी को। ठीक है, अब इसको कोई जाति का व्यक्ति करे, किसी धर्म का करे, कोई लिंग का करे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान ही वेतन जो निर्धारित किए वो मिलना चाहिए। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का रुख अपनाना चाहिए। उसके बाद है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय का मतलब क्या है कि हमेशा समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का रुख अपनाना सही सिद्ध नहीं होता, है ना। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए अधिक कौशल की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस समय समानुपातिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। मान लो कि एक डॉक्टर है, ठीक है, और एक मजदूर है। ठीक है, मजदूर की सैलरी है 8,000 रुपए, डॉक्टर की सैलरी है 80,000 रुपए। ठीक है जी, डॉक्टर की सैलरी कितनी है? 80,000 रुपए, है ना, जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, 80,000 रुपए। तो यहां पे ये न्याय उचित है भाई, ये सही है, क्योंकि डॉक्टर के पास कौशल ज्यादा है, कौशल प्राप्त कर, इसने स्किल प्राप्त किया है, इसमें समय लगा है, पैसे लगे हैं। मजदूर के पास कोई खास स्किल नहीं है, बस वो कंधे पे वजन उठा सकता है, स्टडी नहीं की, स्टडी में कोई खास पैसे नहीं लगे उसको, कोई मेहनत नहीं किया उसने, है ना, मजदूर बनने के लिए कोई खास। ठीक है, तो यहां पे अगर ऐसा हो रहा है तो ये सही है। समानुपातिक न्याय का मतलब है कि व्यक्ति को उनके कौशल, उसकी योग्यता के अनुसार उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, ये समानुपातिक न्याय में आ जाता है। ठीक है, आ जाओ, देखो क्या लिखा है, इसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए मेहनत, कौशल, संभावित रखे खतरे आदि का कारणों का ध्यान रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक
का निर्धारण उचित और न्याय संगत होगा। वही बात है जो मैं बोल रहा हूं कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से पुरस्कार दिया जा सकता है लोगों को। ठीक है, लास्ट जो सिद्धांत है वो है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ठीक है, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना चाहिए बच्चे। अब देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे मतलब तुलना के लायक नहीं है, मतलब हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा जा सकता है। जैसे विकलांगों के लिए, विकलांग को हम क्या बोलते हैं, दिव्यांग, है ना। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अगर कोई आरक्षण किया जा रहा है या कोई अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है, रेलवे में अलग बोगी उनके लिए लगाई जा रही है, तो ये ठीक है ना। अगर जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, एससी कम्युनिटी के लोग हैं, इनके लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इनके लिए सीटें आरक्षित की गई है सरकारी नौकरियों में, तो ये भी ठीक माना जाता है, क्योंकि लंबे समय से इनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, दिव्यांगों के साथ जो अलग व्यवहार हो रहा है, एससी एसटी के साथ जो अलग व्यवहार हो रहा है, किसके तहत हो रहा है, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा गया बच्चे। ठीक है, उसके तहत हो रहा है। ओके सबको। तो ये 3 सिद्धांत है जो कि सरकारें न्याय की स्थापना करने के लिए लगाती है। पहला है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, दूसरा है समानुपातिक न्याय, और तीसरा अभी मैंने आपको बताया विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सामाजिक प्रतिबंध से क्या अभिप्राय है। सामाजिक प्रतिबंध से क्या अभिप्राय है, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ठीक है, सामाजिक प्रतिबंध से आप क्या समझते हो, और किसी प्रकार की जो किसी प्रकार का जो प्रतिबंध है वो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। देखो सामाजिक प्रतिबंध का मतलब क्या है, समाज में रहते हुए आपके स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करो, आप दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करो, इसके लिए आपको स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक प्रतिबंध बोलते हैं। और देखो सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है। अगर आपके स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, उचित प्रतिबंध नहीं लगे होंगे, तो फिर आप दूसरे को भी नहीं जीने दोगे, खुद नहीं जियोगे और दूसरे को भी नहीं जीने दोगे, है ना। आप अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करते रहोगे। तो इसलिए आपके स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध होने जरूरी है। ठीक है, इसी के बारे में है, आओ जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि सामाजिक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है। क्या लिखा है कि सामाजिक प्रतिबंध का आशय है कि समूह, समुदाय या राज्य द्वारा व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा होता है ना। कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं ताकि आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचाओ। देखो क्या लिखा है, जो जरूरी है ना, जो जरूरी होते हैं, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, बिना प्रतिबंधों के स्थिति अराजकता की हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। स्थिति अगर आपके स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा होगा तो स्थिति कैसी हो जाएगी, अराजकता आ जाएगी, अव्यवस्था छा जाएगी, आप अपनी मर्जी चलाओगे। ठीक है जी, सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं होते, लेकिन कुछ प्रतिबंध जरूरी होते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। जो प्रतिबंध जोर जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक तरीके से लगाया जाता है, जिसमें शासक वर्ग के हितों की पूर्ति हो, वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था में होता है ना। सभी प्रकार के प्रतिबंध वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन उचित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं तो ठीक है। जैसे तानाशाही व्यवस्था में क्या होता है कि लोगों के ऊपर जबरदस्ती प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना लोगों की उचित परिस्थितियां देना है ना। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी प्रतिबंध लगता है, लेकिन उचित प्रतिबंध लगता है ताकि दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जा सके, उनकी स्वतंत्रता को भी बचाया जा सके। ठीक है जी, ओके सबको, आगे आ जाओ। इसमें इतना ही है, आप एक दो पॉइंट और लिखा है, पढ़ लेना इसको, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, अगला क्वेश्चन बोलता है कि अधिकार में कर्तव्य निहित है, स्पष्ट कीजिए, है ना। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, वर्णन कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन हमारा आता है ना। देखो अगला अथवा में नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा है कि अधिकार और कर्तव्य के आपसी संबंध के इन्हीं दो उदाहरणों को उल्लेख कीजिए, है ना। अधिकार जो है और कर्तव्य है आपस में संबंधित है, दो उदाहरण के तहत हमें इस कथन को
सही सिद्ध करने गए। ठीक है बच्चे, चलो आओ। एक बच्चा कहता है कि सर 12th क्लास इको का स्टूडेंट हो, बताइए सर कब होगा इको का रिवीजन। भाई अभी रिवीजन सीरीज लाया था, भैया को बुलाया इतनी मेहनत से, बच्चे बहुत कम थे, तो अब भैया बोले कि जब एग्जाम का टाइम आएगा तब आऊंगा। जब एग्जाम के 2-4 दिन बचेंगे तब आएंगे वो। ठीक है, तो यार आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे टीचर्स को तो थोड़ी नहीं ऐसे क्लासेस चलेगी, है ना। अब टीचर्स को मैं बुलाता हूँ, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे क्लास लेने, और आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते टीचर को, तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसे क्लासेस देने का कोई फायदा नहीं है ना। इतनी मेहनत अगर टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं और आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, खास रिस्पॉन्स आपका नहीं आएगा, तो फिर टीचर यहाँ नहीं आएंगे आपको पढ़ाने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। है ना, देखो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित है। अगर मेरा अधिकार है, मेरा मान लो कोई अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मैं कहीं भी मैं कुछ भी काम करूं, है ना, या कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, मेरा अधिकार है। तो दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो मेरे अधिकार के बीच में रोड़े ना बने, रोड़ा उत्पन्न ना करे, है ना, पर कोई रुकावट उत्पन्न ना करे। तो उसका कर्तव्य है कि वो मेरे को, मैं जो भी खाना चाहता हूँ खाने दे, मैं जो भी पीना चाहता हूँ पीने दे, कहीं भी रहना चाहता हूँ रहने दे, जिस मर्जी से शादी करना चाहता हूँ करने दे। ये तभी हो पाएगा जब दूसरा व्यक्ति मेरे इस स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, उसका कर्तव्य बनता है कि वो मेरे स्वतंत्रता का सम्मान करे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ते हैं। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। व्यक्ति का जो अधिकार है वही दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वह उसके अधिकारों को माने तथा उसे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। इस प्रकार एक के अधिकार से दूसरे का कर्तव्य बंधा हुआ है ना, वही बात है। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बताया। आगे क्या लिखा है देखो, एक का अधिकार उसका कर्तव्य है, वही बात है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है ना। कई बार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं, जैसे कि अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। अधिकार प्राप्त करने में मनुष्य आनंद का अनुभव करता है ना। जब उसको अधिकार की पूर्ति होती है, अधिकार मिलता है, तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन जब उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है तब तो बहुत बुरा लगता है उसको, है ना। तब वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है, उसको मजा नहीं आता, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का पूरक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें मेंशन कर देना, आपका खत्म हो जाएगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है बच्चे, या फिर 6 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कर्तव्य के 2 प्रकार है, और कौन कौन से कर्तव्य किसमें आते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कर्तव्य के 2 प्रकार है, नैतिक कर्तव्य जो कि हम सभी को फॉलो करना चाहिए, और एक है कानूनी कर्तव्य जिसको हर हाल में आपको फॉलो करना होगा। ये आपकी मर्जी है, लेकिन नैतिकता के आधार पे आपको इनको फॉलो करना चाहिए, और ये कानूनी कर्तव्य नहीं करोगे तो सजा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, देखो नैतिक कर्तव्य क्या है, अपने परिवेश को स्वच्छ रखना, है ना, बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना, सामाजिक नियमों का पालन करना, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है जो कि हम सभी को अपने नैतिकता के आधार पे करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब इधर है कुछ कानूनी कर्तव्य, जैसे कि संविधान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, नियमित रूप से कर देना, है ना, मतलब टैक्स देना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित बनाए रखना, देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का साझेदारी पूर्ण उपयोग करना, ओजोन परत की रक्षा करना, ये सब हमारे कानूनी कर्तव्य है, बनते हैं बच्चे। ठीक है, ओके सबको, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकार और दावे में अंतर बताइए, अधिकार और दावे में क्या अंतर होता है।
अधिकार और दावा दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, अधिकार और दावा। देखो, अधिकार व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए मिले अवसर होते हैं। अधिकार एक प्रकार का क्या है? अधिकार एक प्रकार का क्या है? अवसर है, जो कि हमें अपने विकास के लिए जरूरी होते हैं। दावे क्या है? देखो, व्यक्ति अपने इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ दावे करता है। ठीक है जी, कुछ भी दावा मैंने कर दिया अपने इच्छा और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, मैंने कुछ भी बोल दिया तो दावा हो गया, है ना। लेकिन अधिकार क्या होता है? एक प्रकार का अवसर है, जो कि हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसे दावे होते हैं जिसका औचित्य सिद्ध है, मतलब ये औचित्य, ये सही होते हैं, है ना। और इसको कानून के रूप, कानूनी तौर पे मान्यता मिली होती है। यह जरूरी नहीं है कि ये दावा का औचित्य सिद्ध हो। ठीक है, कुछ भी बोल दूंगा मैं, कुछ भी फेंक दूंगा तो वो दावा है, एक तरीके से मैंने दावा कर दिया। लेकिन अधिकार का औचित्य सिद्ध होता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। अधिकार को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। वही बात जो मैंने अभी बताया कि अधिकार को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। दावे को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता। मैं किसी के सामने कुछ भी दावा कर सकता हूँ मेरे फेंकने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अच्छे नागरिक का निर्माण करने वाले कौन कौन से गुण है ना। अच्छे नागरिक का निर्माण करने वाले कौन कौन से गुण है? एक अच्छे नागरिक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है ना। एक अच्छे नागरिक के कोई 4 विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है जी, आओ देखो, अच्छे नागरिक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक आदर्श नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग सूझबूझ से करता है। ये नहीं कि अद्धा दे दिया, पौवा दे दिया, 500 दे दिए, 1000 दे दिए, जाके वोट बेच दिया, ये नहीं। एक अच्छा नागरिक, एक समझदार नागरिक वही है जो कि अपने मताधिकार का सूझबूझ के साथ प्रयोग करता है और शासन की प्रक्रिया में भागीदारी करता है। और ऐसा करके नागरिक देश को अच्छा सरकार देता है तथा स्वयं को उदासीनता के अवगुण से बचा लेता है ना जी। मताधिकार का प्रयोग सही से करे, सरकार को चुने, सही से चुने। ठीक है जी, और एक बढ़िया सरकार बनाए अपने लिए, अपने समाज के लिए, तो एक आदर्श नागरिक है। आदर्श नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है और निष्ठापूर्वक उसको निभाता है। ठीक है जी, अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक तरीके से निभाता है। उच्च नैतिक चरित्र का व्यक्ति होता है और ईमानदार भी होता है। ठीक है जी, अनुशासन होता है उसके अंदर और आत्म नियंत्रण होता है, आत्म संयम होता है, अपने ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल होता है। अच्छी जानकारी होता है, देश विदेश के बारे में जानकारी रखता है, देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में, सरकार किसकी है, किसकी चल रही है, विपक्ष में कौन है, सब कुछ पता होता है उसको, है ना। बुरे कानून का शांतिपूर्वक तरीके से और अहिंसात्मक उपायों के द्वारा विरोध करता है। जो बुरे कानून अगर सरकार ने बनाए हैं तो अहिंसात्मक तरीके से एक अच्छा नागरिक क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। ठीक है बच्चे, ओके सबको? ओके, तो चैट बॉक्स में फायर वाली इमोजी लगा दो भाई। और जो भी बच्चे देशभक्त होता है भाई, अच्छा नागरिक क्या होगा? एक अच्छा देशभक्त होता है और स्वयं से पहले देश को रखता है ना। तो ये अच्छे नागरिक के कुछ गुण थे। बहुत आसान है, पेपर में आता है, पूरे 6 नंबर देकर जाता है। ठीक है जी, पेपर में आता है और पूरे 6 नंबर देकर जाता है। फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे यस लिखो, सारे बच्चे यस लिखो, एक्टिव रहो भाई, फालतू की कमेंटबाजी से दूर रहो और जो मैं कह रहा हूं वो करते रहो। ठीक है, चलो सबको ओके है? ओके 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 भैया, ओके भैया। चलो देखो, नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है ना। नागरिकता, देखो ये क्वेश्चन है कि नागरिकता हम किस प्रकार खो सकते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, नागरिकता पाई कैसे जा सकती है ना। यहाँ पे तो खोई कैसे जा सकती है मैंने पूछा है। आप सभी चैट बॉक्स में और जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेरे को जवाब देना कि हम किसी देश की नागरिकता कैसे पा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स जिन बच्चों को पता है चैट बॉक्स में मेरे को बताएंगे सारे बच्चे, मैं उन बच्चों का नाम भी लूंगा। और जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बताना है सबको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग किसी देश की नागरिकता कैसे पाई जा सकती है उसके पॉइंट्स आप बताएं। चलो, ये काम आप लोगों का है। आओ जरा पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि नागरिकता किस प्रकार हम खो सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है विदेश में स्थायी निवास, है ना। अगर हम किसी दूसरे देश में स्थायी तौर पे बस जाते हैं, वहां पे रहने लग जाते हैं, ठीक है, तो हम अपने देश की नागरिकता खो देंगे, है ना। यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश में जाकर रहने लग जाता है तब अपने देश की नागरिकता खो देता है वो, है ना। तो विदेश में निवास द्वारा हो सकता है देश विद्रोह,
देश विद्रोह या निरंतर विद्रोही गतिविधियां। अगर कोई देश विद्रोह करता है, देशद्रोही है कोई व्यक्ति, तो भी उसको अपने देश से निकाला दिया जा सकता है और उस स्थिति में वो देश की नागरिकता खो देगा। ठीक है। आरती, आरती ने पॉइंट्स बताए हैं भाई, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। लंबी निवास के द्वारा गोद लेने से सरकार सरकारी सेवा होने के कारण राशन कार्ड क्या पढ़ेंगे, विद्धु, राशन कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण, हाँ पंजीकरण ठीक है, एक पॉइंट पंजीकरण, ये हर्षित भाई ने बोला पंजीकरण के द्वारा। जहां जन्म होता है वहां की नागरिकता मिल जाती है, रिया शर्मा। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि नागरिकता कैसे खोई जा सकती है, तो देश विदेशी से विवाह, किसी विदेशी से आप विवाह कर लो, अब उस देश में जैसे मान लो मैं किसी अमेरिकन लड़की से विवाह कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ, तो मैं इंडिया की नागरिकता खो दूंगा और मेरे को वहां की अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। अगर लेना चाहूँ तो मिल जाएगा मेरे को अमेरिका की नागरिकता, ऐसा हो सकता है। बाकी अगर वो लड़की मेरे साथ इंडिया में रहना चाहे, इंडिया में आके शादी कर ले, तो उसको इंडिया की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है, कुछ लंबे समय तक यहाँ पे निवास करना पड़ेगा, है ना, तब जाके मिलती है। ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या है कि किसी भूभाग के पृथक होने पर यदि देश का कोई हिस्सा किसी समझौते या संधि द्वारा अलग हो जाता है, तो वहां के सभी नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे। नागरिकता छोड़, उनको पहले देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, है ना जी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया का मैप मैंने बना दिया छोटा सा, बस ऐसे ही। हमें यहाँ पे पाकिस्तान का लेना है। ये मान लो पीओके है, वैसे तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बाबू पीओके है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हिस्सा है पाकिस्तान में है। ठीक है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अब मान लो हमने क्या किया कि यहाँ पे इंडियन सेना ने अधिकार कर लिया, इंडियन सेना ने हमला किया, पाकिस्तानियों को मार के भगाया और यहाँ पे अधिकार कर लिया। ठीक है, अभी अधिकार नहीं किया, उससे पहले ये पीओके के जो नागरिक है वो पाकिस्तान के नागरिक है। लेकिन अब क्योंकि मान लो कि जो इंडियन सेना है उसने पीओके पे कब्जा कर लिया, तो यहाँ के पीओके के जो भी नागरिक है पहले पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन जैसे ही भारत का कब्जा होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में आ जाएगा, वो सारे नागरिक पाकिस्तान की नागरिकता खो के भारत की नागरिकता उनको अपनानी होगी, मतलब भारत की नागरिकता उनको मिलेगी, जाहिर सी बात है। सारे लोग हमारे देश में आ जाएंगे ना भाई, फिर सारे दोस्त हमारे हो जाएंगे, वो सारे दोस्त हो जाएंगे हमारे, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, ओके सबको, ओके बच्चे, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, संपूर्ण और समान सदस्यता किसे कहते हैं। संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो आंसर क्या लिखा है, संपूर्ण और समान सदस्यता से हमारा अभिप्राय है कि नागरिकों को देश में जहां चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार प्राप्त हो और समान अवसर मिले, तथा सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव, है ना। यही क्या है, समान सदस्यता या फिर समान नागरिकता, बिना भेदभाव के कुछ सुविधाएं, जैसे कि जहां चाहे वो रहे, पढ़े, काम करे, है ना, ये सारे समान अधिकार मिलने चाहिए, यही है समान सदस्यता। ठीक है जी। आगे देखो, सार्वभौमिक नागरिकता क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे सार्वभौमिक नागरिकता पूछिए बच्चे। ठीक है, तो सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब क्या होता है, देखो किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश में
से आवेदन करते हैं, किंतु नागरिकता देने की शर्त सभी तय करते हैं। अवांछित मांग को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करती है। थोड़ा सा पॉइंट अटपटा हो गया है, मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब ये है कि एक देश की सीमा में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को देश की नागरिकता मिलनी चाहिए अगर वो आवेदन करते हैं तो। यही क्या है, सार्वभौमिक नागरिकता। सभी नागरिकों को नागरिकता मिलनी चाहिए जो किसी देश में रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, शरणार्थी का अर्थ स्पष्ट करे तथा विस्थापन के कारण बताइए। शरणार्थी का अर्थ स्पष्ट करना है तथा उनके विस्थापन का कारण भी हमें बताना है। शरणार्थी कौन होते हैं? जो युद्ध के तहत, भूखमरी के कारण, अकाल के कारण एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं, तो शरणार्थी हो जाते हैं दूसरे देश के लिए, है ना। जैसे कि बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ जाते हैं, जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिली, वो शरणार्थी के तौर पे भारत में रह रहे हैं। म्यांमार से बहुत सारे शरणार्थी आते हैं, है ना। उनके विस्थापन का कारण क्या होता है? युद्ध की वजह से होता है, बाढ़ की वजह से होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, उसकी वजह से भी बहुत सारे शरणार्थी हमारे देश में आते हैं, ठीक है। तो ये विस्थापन के मुख्य कारण होते हैं। आगे देखो, आंसर क्या लिखा है, शरणार्थी का अर्थ विस्थापन के कारण जो लोग ना तो घर लौट पाते हैं और ना ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है, तो वे राज्य विहीन हो जाते हैं, मतलब उनके पास कोई देश नहीं होता अपना, और वे शरणार्थी कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो विस्थापित हो चुके हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं और उनका कोई अपना देश नहीं है ना, तो वो शरणार्थी के तौर पे रहने के लिए मजबूर है, और शरणार्थी कहीं ना कहीं। और कारण क्या है, कोई लोग जो है विस्थापित क्यों होते हैं, शरणार्थी भाई विस्थापित क्यों होते हैं? अकाल की वजह से, युद्ध की वजह से, सुनामी या फिर अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, तो वो भाग जाते हैं उस देश से अत्याचार की स्थिति में भी, है ना। अगला क्वेश्चन है, आदर्श नागरिक के मार्ग में आने वाली दो बाधाएं कौन सी है? एक आदर्श नागरिक हो आप, और आपके मार्ग में कौन सी दो बाधाएं आती है? तो आदर्श नागरिक के मार्ग में एक तो सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी बाधा है। सांप्रदायिकता यानी कि जो धर्म के आधार पे जो भेदभाव होता है या मारकाट होता है, ये सांप्रदायिकता है। अनपढ़ता, मतलब कि आदर्श नागरिक, मान लो अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कभी आदर्श नागरिक बन ही नहीं पाएगा, वो चीजों को समझ नहीं पाएगा, समस्याओं को नहीं समझ पाएगा, है ना। तो ये भी एक पॉइंट आप बता सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक है जी, राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं भाई, या फिर राष्ट्रवाद के किन्हीं तीन तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, राष्ट्रवाद के लिए तीन तत्वों की जरूरत होती है बच्चे। राष्ट्रवादी भावनाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है ना। सबसे पहले आता है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब होता है कि खुद के देश में खुद का शासन, जो संविधान की मदद से चलेगा, है ना। तो ये भी राष्ट्रवाद के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक बार पॉइंट पढ़ देता हूं मैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। संप्रभु राज्य ही परस्पर एक दूसरे राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार रखता है। संप्रभुता विहीन राजनीतिक इकाई को इस प्रकार संधि करने का अधिकार नहीं होता है। वह अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी नहीं बन सकते। जो राष्ट्र संप्रभु नहीं है, जिस राज्य के ऊपर किसी दूसरे राज्य का अधिकार है, तो अंतरराष्ट्रीय संधि वगैरह में भाग नहीं ले सकते, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भाग नहीं बन सकते। क्षेत्रीय अखंडता, देखो क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है कि सारे जो देश है, पूरा देश है, वो एक साथ है, एकता में बंधा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं बंधा हुआ, है ना। ये होता है क्षेत्रीय अखंडता। देखो क्या लिखा है, संप्रभुता राज्यों को अपने भू क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च असीमित सत्ता प्राप्त होती है, मतलब कि पूरे एरिया पे राज्य का कंट्रोल होता है, इस पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता। संप्रभुता विहीन राजनीतिक इकाई का अन्य राज्यों में कोई स्थान नहीं है। राष्ट्र राज्य प्रणाली की यह विशेषता प्रथम विशेषता का तार्किक परिणाम है। ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है भाई, थोड़ा लैंग्वेज टफ है, लिख नहीं पाओगे, मैं जो बता रहा हूँ आप उतना लिख देना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है कि देश का जो पूरा हिस्सा है एकता के सूत्र में बंधा हुआ है ना, क्षेत्रीय एकता बनी हुई है, यही क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है। ठीक है, आगे देखो, समानता। ठीक है, समानता भी जरूरी है ना। सभी राष्ट्र राज्य अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के समान सदस्य है, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। अगर राष्ट्रवाद को तभी बढ़ावा मिलता है जब समानता, मतलब अगर अंतरराष्ट्रीय फलक पे हम देखें तो सभी देश का कुछ भी आकार हो, है ना, कुछ भी स्थिति हो,
ठीक है, उसको समान सदस्यता अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह में मिली होती है। तो ये कहीं ना कहीं समानता है। ठीक है, इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, बस खत्म होता है ये। राष्ट्रवाद के दायरे क्या है, राष्ट्रवाद के दायरे या फिर राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा, राष्ट्रवाद के दायरे या फिर राष्ट्रवाद की सीमाएं। तो देखो राष्ट्रवाद की अगर हम देखो, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब है देश के प्रति प्रेम भावना दिखाना, है ना, देश के लिए मर मिटना, यही राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवादी भावना को कहीं ना कहीं खत्म करने में, राष्ट्रवादी भावनाओं को खत्म करने में किन चीजों का योगदान होता है, उसी के बारे में हमें इसमें बताना है। तो देखो राष्ट्रवादी भावनाओं को खत्म करने में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो धार्मिक विविधता का होता है। अगर एक देश के अंदर अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने में थोड़ी कठिनाई आती है ना। राष्ट्रवाद से पहले वो धर्म को रख लेते हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। क्षेत्रवाद, ठीक है, अब राष्ट्र का मतलब क्या है, देश के प्रति प्रेम भाव। लेकिन यहाँ पे भारत में देखोगे कि सारे लोग, कोई बिहारी बोल रहा है अपने आप को, कोई बंगाली कह रहा है, कोई गुजराती कह रहा है कि मैं गुजराती हूँ, है ना, कोई पंजाबी अपने आप को मानता है। तो इससे भी राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि राष्ट्र से पहले लोग क्षेत्र को रख रहे हैं, है ना। तो ये भी राष्ट्रवादी भावना को कहीं ना कहीं खत्म करता है। ठीक है बच्चे, अगला देखो, आर्थिक असमानता। अगर आर्थिक असमानता की आप बात करो, अगर अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को बढ़ावा दो, संभव नहीं है। तो आर्थिक असमानता भी राष्ट्रवादी भावना की एक सीमा है। ठीक है, नैतिक मूल्यों का हास्य, अगर नैतिक मूल्यों का हास्य हो जाए, लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना ना दिखाना चाहे, ठीक है, राष्ट्र का ख्याल ना रखना चाहे, राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार ना रहे, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाओं को खत्म करती है। एक है भाषा की समस्या भी रहती है भाई। राष्ट्रवाद की भावना को कम करने में भाषा भी एक मुख्य समस्या है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती है ना, सारे लोग अपनी अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की एक सीमा है। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली भाषाई समस्या भी होती है, राष्ट्रवाद के मार्ग में ये भी एक मुख्य बाधा है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों पर उदाहरण सहित रोशनी डालिए। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने में किन चीजों का योगदान रहता है, कौन कौन से ऐसे तत्व है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले साझा इतिहास, साझा विश्वास। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, साझा विश्वास। हम एक देश में रह रहे हैं, हम लोगों का एक विश्वास है, हम एक जैसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, एक जैसे सिद्धांत को फॉलो करते हैं, और ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति प्रेम भावनाओं को बढ़ावा देता है, यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, यह साझा विश्वास। ठीक है, इतिहास, एक साझा इतिहास भी कहीं ना कहीं एक देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देता है कि भाई हमारा इतिहास सेम है ना, हमारे वॉरियर सेम है, हमारे देश की कलाकृतियां, स्मृति, है ना, ये सब सेम है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भू क्षेत्र, एक भू क्षेत्र है जिसका साझा इतिहास रहा है ना, लंबे समय से एक इतिहास पढ़ते हुए हम उस चीज के बारे में आ रहे हैं, उस क्षेत्र के बारे में आ रहे हैं, है ना, और हम अपने इस क्षेत्र को कहीं मातृ नाम से पुकारते हैं, कहीं पितृभूमि या मातृभूमि कह के पुकारते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। साझे राजनीतिक विश्वास, ठीक है बच्चे, साझा राजनीतिक विश्वास यानी कि एक देश के अंदर हम सभी साझे राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम सबका एक साझा क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण है, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश में एकता की स्थापना में मुख्य योगदान देता है। और लास्ट में साझी संस्कृति। ठीक है, साझी संस्कृति और राजनीतिक पहचान, जिसमें भाषा की समानता की बात कर लो, ठीक है, तीज त्योहार की बात कर लो, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं सारे त्योहार हम, तो ये साझी संस्कृति है। एक देश की साझी संस्कृति भी कहीं ना कहीं वहां पे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है बच्चे, आओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा राज्य जिसका कोई अपना खुद का धर्म नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को कानूनी मान्यता नहीं मिली हुई है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सर्वधर्म समभाव की भावना होती है, मतलब कि सभी धर्म क्या है, एक बराबर है। राज्य के आगे किसी भी धर्म का कोई अस्तित्व मतलब वर्चस्व नहीं होगा, धार्मिक समूह के वर्चस्व को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है ऐसे राज्य में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसके बारे में क्या लिखा है
कि धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होता है, यानी कि जो धर्म का राज्य के साथ कोई संबंध नहीं होता, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है ना। और किसी भी प्रकार की धार्मिक गठजोड़ नहीं होती, यहाँ पे राज्य का धर्म के साथ कोई जुड़ाव नहीं होता। यही क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की खासियत है। ठीक है बच्चे, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के दर्शन वाले 3 विशेषता लिखिए। मतलब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा क्या आप बता सकते हो इसमें? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भाई? तो मैं कहूंगा हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य जो एक धर्मनिरपेक्ष क्या थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट लीड हो गया है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है ना। ठीक है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ किसी धर्म विशेष को राजधर्म की संख्या नहीं दी गई है। ठीक है, कोई भी धर्म को भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया गया है। ठीक है जी, भारत के देखो क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट, भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होने का आशय ना तो इसके वास्तविक होने से है और ना ही इसके धर्म विरोधी होने से, है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म विरोधी है, मतलब भारत जो है धर्म विरोधी है या फिर धर्म के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भारत धार्मिक मामलों में सदस्य है, वह ना किसी धर्म के साथ पश्चात करता है, मतलब पश्चात मतलब भेदभाव होगा यहाँ पे। ठीक है, धर्म के साथ ना तो भेदभाव करता है और ना धार्मिक आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करता है। क्या हो गया? मतलब कहने का ये कि भारत ना तो किसी धर्म के सपोर्ट में है और ना किसी धर्म के साथ भेदभाव करता है ना। सभी धर्म को एक बराबर एक समान मान के चलता है भारत। ठीक है, तो ये भारत की धर्मनिरपेक्षता की विशेषता थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत को हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है, राजधर्म घोषित नहीं किया गया है ना। किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता भारत, सभी धर्म को समान मान के चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना था। ओके सबको? ओके, तो फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों की जाती है ना। या भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है उसका विरोध क्यों होता है, आलोचना क्यों की जाती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। देखो, तो कुछ जो धर्म विरोधी है उनके अनुसार जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है ना। जो धर्म विरोधी है उनके अनुसार जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो क्या है, धर्म विरोधी है और ये धर्म के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ये पश्चिमी से आयातित है बच्चे, है ना। ये जो सिद्धांत है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो कहां से लिया गया है, पश्चिमी मुल्कों से इसको लिया गया है। ठीक है, आगे देखो, जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करता है, सिर्फ अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द घूमता है, अल्पसंख्यकों की ही बातें करते हैं, है ना। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है वो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। ठीक है जी, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, वैसे तो धर्म के नाम पे वोट लिए जाते हैं यहाँ पे, है ना। आवश्यक आवश्यक हस्तक्षेपकारी क्योंकि भारतीय धर्म निरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधारों का इजाजत देता है ना जी। मतलब कि आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, आपको पता है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है उसमें राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जब जरूरत होती है, जरूरत पड़ने पे राज्य ने धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया है ना। राज्य ने क्या किया है, धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया है। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की आलोचना होती है कि कई बार राज्य ने धर्म के मामले में हस्तक्षेप किया। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय मॉडल है उसमें हम क्या बताने वाले हैं। तो देखो, यूरोपीय मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, वो कहता है कि राज्य और धर्म का कोई रिलेशन नहीं होगा। मतलब राज्य जो है, सरकार जो है, वो धर्म के मामले में कोई दखल अंदाजी
नहीं कर सकती। धर्म और राज्य के बीच संबंध नहीं होगा, कोई भी संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, जो राज्य सत्ता है यानी कि जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता से के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो धर्म है वो भी सरकार के कामकाज में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है, राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्ण रूप से धार्मिक तर्क के सार्वजनिक नीतियों का आधार नहीं हो सकता, बन सकता, आधार पर नहीं बनाई जा सकती। मतलब कि धर्म के आधार पे ना, मतलब कहने का ये, इस पॉइंट को मैं और आसान बना देता हूं कि राज्य सत्ता का मेन पर्पस होगा कोई ऐसी नीति ना बनाए जो कि धर्म के ऊपर आधारित हो। ठीक है, या धर्म से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई ऐसे कानून वहां पे नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा राज्य किसी धार्मिक संस्थाओं को कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, ये है यूरोपीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। ठीक है, मॉडल खत्म। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी के क्या विचार थे। धर्मनिरपेक्षता को लेकर नेहरू जी के क्या विचार थे। देखो, तो वैसे अगर हम नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी खुद किसी धर्म को नहीं मानते थे, है ना। नेहरू जी खुद किसी धर्म को फॉलो नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो नास्तिक हो गए और वो धर्म विरोधी थे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि वो इस बात को कहते थे कि राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप ज्यादा नहीं करनी चाहिए, पर हाँ वो इस बात को सपोर्ट करते थे कि जो धर्म के अंदर जो बुराई है उसको दूर करने के लिए राज्य को धर्म में टांग अड़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं धर्म में हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसी के तहत जातिगत भेदभाव का विरोध हुआ, सती प्रथा को खत्म किया गया, या जो भी हमारे हिंदू धर्म में जो कमियां थी उसको दूर की गई। राज्य ने हस्तक्षेप किया, जैसे 3 तलाक का मुद्दा है उसको खत्म किया गया, इस्लाम धर्म के अंदर हस्तक्षेप किया गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नेहरू जी हमेशा से इस बात को सपोर्ट करते थे कि हाँ राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे अगर कुछ सुधार करना चाहती है धर्म में तो। ठीक है, इसी के बारे में है, एक बार रीड कर देते हैं, समझ में आ जाएगा सबको। और फिर आज का ये लाइव सेशन हमारा खत्म होगा। देखो क्या लिखा है, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण मिले, है ना। राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण मिले। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना करे। मतलब एक धर्म को बढ़िया बताए दूसरे धर्म को बेकार बताए, ऐसा राज्य वो नहीं चाहते थे। सभी धर्मों की एक बराबर बात करे, ऐसा राज्य चाहते थे, है ना। नेहरू जी जो थे वो स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास भी नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। मतलब धर्म के प्रति कहीं ना कहीं गुस्सा या रोष कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। देखो, उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। वो कहते थे कि भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य है लेकिन जरूरत पड़ने पे राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, जातिगत भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को खत्म करने में नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धर्म के मामले में हस्तक्षेप करके ही इन चीजों को खत्म किया गया। अनेक मामलों में वे लचीला होने को तत्पर रहते थे, मगर यही एक चीज ऐसी थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौता विहीन बने रहते थे। ठीक है, उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। ठीक है, जो सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के नाम पे जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसका पूरे तरीके से विरोध होना चाहिए। सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत का मतलब था सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी थी। ठीक है जी, धर्मनिरपेक्षता की वजह से ही भारत आज एक है, अखंडता एकता की स्थापना है, यही बात नेहरू जी भी कह रहे हैं हमारे। ठीक है जी, ठीक है भाई, चलो आखिरकार हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। 1 घंटे 40 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है ना। तब जाके हमारा ये जो सेशन है वो खत्म हुआ है।
हाँ, चलिए थोड़ी देर आप लोगों से बात भी कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद इस लाइव सेशन को हम खत्म करेंगे। हाँ जी, बताइए।